हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिखा कौशिक आज आपको डीएनएचई 1 पढ़ाऊंगी। डीएनएचई 1 में 3 यूनिट हैं, जिसकी फर्स्ट यूनिट भोजन, पोषण और स्वास्थ्य है। सर्वप्रथम मैं आपको भोजन के बारे में बताऊंगी। भोजन क्या है, उसके कार्य क्या हैं। भोजन शब्द सुनते ही हमारे सामने अनगिनत तस्वीरें उभर आती हैं। आमतौर पर भोजन का संबंध पूजा और उपासना से, उत्सव और शोक से, पारिवारिक और अन्य सामूहिक बोध से जुड़ा है। इस प्रकार भोजन जीवन के प्रत्येक पहलू से घनिष्ठ रूप से गुथा है। भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह हमारा जीवन दाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित भोजन का उचित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यह हमारा जीवन दाता है। इसी के लिए अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि अच्छे स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे खान पान की आदतों से जुड़ा होता है, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि स्वस्थ रहने के लिए कितनी मात्रा में खाना खाना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में, या हमारे भोजन में अगर पोषण उचित मात्रा में नहीं है, जो पोषक तत्व हैं कि वो अगर कम हैं तो क्या होगा, और अगर वो अधिक हैं तो क्या होगा। इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। भोजन एक ऐसा ठोस, अर्ध तरल और तरल पदार्थ शामिल होता है जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। आप जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है। कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों है? भोजन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से मिलने वाले इन सभी रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहा जाता है। यदि ये पोषक तत्व हमारे शरीर में उचित मात्रा में विद्यमान नहीं हो तो इसका परिणाम अस्वस्थता या कई प्रकार तो मृत्यु भी हो जाती है। पोषक तत्व मुख्यतः 5 भागों में बांटे गए हैं। ये 5 भाग हैं भोजन के। ये 5 भाग पोषक तत्व के हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोस, नंबर 3 वसा, नेक्स्ट विटामिन, नेक्स्ट खनिज लवण। साथ ही एक और अन्य भाग होता है जल। इन सभी को मिलाकर जल को भी हमारा जो पोषक तत्व है वो हमारी संख्या 6 हो जाती है। इसीलिए विद्वानों ने कहीं 5 तो कहीं 6 बताए हैं, लेकिन अगर उचित रूप से देखा जाए तो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि भोजन के कार्य क्या होते हैं। भोजन के कार्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शरीर क्रियात्मक कार्य, नंबर 2 सामाजिक कार्य, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक कार्य। नंबर 1 शरीर क्रियात्मक कार्य। शरीर क्रियात्मक कार्य, जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, शरीर क्रियात्मक यानी शरीर हमारा जो हमारा शरीर है वो, और क्रियात्मक जो वो कार्य करता है, यानी हमारे शरीर के द्वारा किया गया कार्य शरीर क्रियात्मक कार्य कहलाता है। उसमें शरीर को स्वस्थ रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करना होता है। निर्माणित अंगों की सुरक्षा और बचाव तथा उन पर नियंत्रण करना होता है। इसी प्रकार जो शरीर क्रियात्मक कार्य हैं वो यही हैं। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर का निर्माण करता है, निर्माणित अंगों की बचाव करता है, उनकी सुरक्षा करता है और उन पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट कार्य आता है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य, देखिए सामाजिक कार्य हमारा भोजन किस प्रकार से कार्य करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी कि सामाजिक कार्य, कि जब हम कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम सब प्रथम देखते हैं कि भाई भोजन किस प्रकार का है। आप भोजन करते हैं और अपने घर आ जाते हैं, लेकिन अगर कहीं बहुत अच्छा भोजन होता है तो आप क्या कहते हैं कि भाई हम उस फंक्शन में गए थे, वहाँ भोजन बहुत अच्छे से था, बहुत अच्छे से बना हुआ था, बहुत स्वाद था, उसमें उचित पोषक तत्वों का भी ध्यान रखा गया था, बहुत सफाई थी, विभिन्न तरह के व्यंजन थे, और उसमें सबसे पहली बात ये, सबसे अच्छी और प्रमुख बात थी कि वो जो भोजन था वो इस प्रकार का था कि उसे हर आयु वर्ग के व्यक्ति ले सकते थे। मतलब बच्चों की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया, बुजुर्गों की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया, और जो नवयुवक हैं, जो किशोर अवस्था होती है और जो प्रौढ़ावस्था होती है, उस अवस्था का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। तो वो होता है हमारा उचित भोजन,
और उसी भोजन को देखते हुए हम अपने भोजन को उचित मानते हैं और अच्छा मानते हैं और हम उसकी तारीफ करते हैं। यही तारीफ हमारा सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है। भोजन का नेक्स्ट कार्य है मानसिक कार्य। मानसिक कार्य किस तरह से होता है? मानसिक कार्य से तात्पर्य होता है कि वो भोजन जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए। इसमें भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर आप भूखे हैं, आपको बहुत तेज भूख लगी है और अगर आपको आपकी पसंद का भोजन मिल जाता है तो आप बहुत अच्छे से उसको खा लेते हैं, बहुत खुश होके खाते हैं। और अच्छा, जब खुश होके हम भोजन को करते हैं तो हमारे शरीर भी बहुत अच्छे से ऊर्जा प्रदान होती है, बहुत अच्छे से शरीर रहता है। लेकिन वहीं अगर आपके पसंद का खाना नहीं बना है और आपको बहुत तेज भूख लगी है तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत सोचने लगते हैं कि भाई खाना इस प्रकार का है तो ठीक है, हम थोड़ा बहुत खाना खा लेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि आपको भूख लगी है। तो इसी प्रकार भोजन हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी डेवलप करता है। मानसिक, जिससे कि जब हम बीमार होते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई इस तरह का भोजन मिले तो हम उचित भोजन को उसी के अनुसार, उसके स्वाद के अनुसार बना के दे देंगे। लेकिन हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर भोजन रोगी के अनुसार है तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखें कि भोजन इस तरह का बना हो कि वो मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाले, यानी उसकी पसंद का भी हो, परंतु पूरी तरह से पौष्टिक हो। ये हुए हमारे भोजन के कार्य। भोजन के 3 कार्य, मैं फिर से रिपीट करती हूँ भोजन के तीनों कार्य। प्रथम कार्य है हमारा भोजन का शारीरिक कार्य, नेक्स्ट है भोजन का सामाजिक कार्य और नेक्स्ट है हमारा भोजन का मानसिक कार्य। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि भोजन किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जाकर कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ टूट फूट हो जाती है या फिर कोई नए हमारे शरीर के अंग हैं जो नए विकास होते हैं, जैसे शिशु होता है, एक शिशु को उचित पोषण मिलता है या उचित पौष्टिक आहार मिलता है तो उसके स्वास्थ्य से भी उसका बहुत अच्छे से उसकी वृद्धि होती है। इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जो भोजन की हमारी मूल अवधारणाएं हैं, यानी कि हम किस तरह से भोजन लेते हैं, क्या है। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भोजन का जो शारीरिक कार्य है, मैं उसको आपको थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल्स देके और दोबारा से समझा देती हूँ कि भोजन का जो शारीरिक कार्य है वो ये भी है कि जो हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं जो टूटी हुई होती हैं, नष्ट हुई होती हैं, उन टूटी कोशिकाओं को ठीक करना, नष्ट हुई कोशिकाओं को बदलना, उनका मरम्मत करना, ये भी कार्य हमारा भोजन ही करता है। यदि किसी व्यक्ति के शैशवावस्था से वयस्क होने तक की ऊंचाई और वजन में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है तो ये क्या होती है, यानी कि भोजन में विशेष रूप से हमारा प्रोटीन अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहा है। और यही वहीं पर देखा जाता है कि एक उसी उम्र का बच्चा जो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक पहुंच गया है परंतु बहुत कमजोर है, यानी कि उसके शरीर में उचित पोषक तत्वों की मात्रा नहीं मिल पाई है। नेक्स्ट आता है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में हम आपको देखते हैं कि भोजन एक ऐसा सामाजिक कार्य होता है जैसे किसी उत्सव या किसी त्योहार का एक अभिन्न अंग बन जाता है। हम खुश होते हैं तो खुशी के अवसर पर हम बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। जब हम कोई दुख होते हैं तो बहुत सिंपल खाना बनता है, बहुत सादा खाना बनता है। यही सब हमारे लिए सामाजिक कार्य का कार्य करता है। सामाजिक कार्य में हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि जो हमारी विशेष तौर पर हमारे त्योहार लाइक दिवाली, दशहरा, पोंगल, ओणम, क्रिसमस, ईद हो, उन सभी पर एक विशेष पकवान बनते हैं और एक सुनिश्चित पकवान बनते हैं। जैसे दिवाली पर मिठाइयाँ, होली पर गुंजिया और ईद पर सेवइयाँ, इन सभी का क्रिसमस आता है तो क्रिसमस पर केक, ये सभी कुछ निर्धारित भोज्य पदार्थ ऐसे हो जाते हैं जो हमें सोचने में नहीं लगता है कि दिवाली है यानी हमें विभिन्न तरह की मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। ये सभी चीज़ें एक फिक्स ही हो जाती हैं। बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो हमारे देवी देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। प्राय देखने को आपको मिलता है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो पूजा स्थलों पर तथा धार्मिक स्थलों पर बांटे जाते हैं। हम अपने सेवइयाँ हैं, सेवइयाँ हम बांटते हैं, हम या फिर आपकी मिठाइयाँ बनती हैं, हम उनको आपस में एक दूसरे के यहाँ बांटते हैं और ये सब चीज़ें हमारे एक सामाजिक स्तर को निर्धारित करता है। अब मनोवैज्ञानिक कार्य जैसे मैंने आपको बताया कि भोजन हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करता है, पर करता वो जब है जब हमारी पसंद का हो। अगर माँ उसे पसंद का या नापसंद का भोजन बना दे, अगर माँ ऐसा भोजन बनाए कि आपको पसंद ना हो, तो क्या आपके शरीर को पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं।
अब हम आगे पढ़ते हैं पोषण। पोषण क्या है? पोषण का अर्थ होता है, पोषण विज्ञान की वह शाखा है इसका मुख्य केंद्र बिंदु भोजन और उससे संबंधित आय पहलुओं का अध्ययन है। जैसे पोषण हमारे शरीर को प्रत्येक पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें से कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं तो कुछ कम मात्रा में, किंतु स्वस्थ शरीर के लिए पोषक तत्व चाहे वह कितने भी हों, अधिक मात्रा में हो, आवश्यक हो और कम मात्रा में हो, दोनों का ही अपना बहुत महत्व होता है। देखिए, जैसे शरीर की हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है, इसे कैल्शियम की क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की वृद्धि की जरूरत होती है तो उसके लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी का संतुलन बनाने हेतु हम अपने पोषक तत्वों को भोजन में उचित मात्रा में बनाए रखते हैं। पोषण का आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू इसलिए होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन वैदिक परंपराओं के अनुसार भोजन को जीवन देने वाला बताया गया। इसके अतिरिक्त वेदों ने कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को विशिष्ट गुणों का प्रतीक भी माना। जैसे सात्विक भोजन मानसिक क्षमता व सृजनात्मक बढ़ाने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला तथा प्रसन्नता वर्धक माना गया है। दूध और उससे बने पदार्थ सात्विक भोजन के मुख्य उदाहरण होते हैं। वहीं पर राजसिक भोजन होता है जो कामुकता को बढ़ाने का कार्य करता है और आवेश को बढ़ाने का कार्य करता है। उसमें मछली, अंडा, मांस, ये सभी प्रकार के भोजन आते हैं। अब आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन बासी पुणे खाने को गर्म किया गया, स्वादहीन या फिर एक ऐसा भोजन जो अशुद्ध होता है, वो होता है हमारा तामसिक भोजन। इसमें अक्सर प्राय मांस की गिनती आती है। उसमें चाहे मांस हो सुअर का हो या फिर गाय का मांस हो। हमारी आज की समझ बहुत भिन्न होती जा रही है। आज के समय में जो मनुष्य हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा भोजन इस तरह का बना हो कि वो स्वास्थ्य वर्धक हो और वो भोजन शरीर को पूर्ण रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाला हो। प्राचीन परंपराओं के अनुसार आज के समय में हमारे भोजन में विविध प्रकार के बदलाव भी आए हैं। आज के समय में हम अपने भोजन की खान पान की वृद्धि को बदल चुके हैं। हम अपना कोई भी किसी प्रकार का हमारी जो रुचि है, हमारे खाने पीने का जो स्टैंडर्ड है, उन सभी चीज़ों को बदल चुके हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण समझाती हूँ। उदाहरण नंबर 1, इसमें आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है ये कि मिनी एक गृहिणी है। वह अपने सारे परिवार को विटामिन की गोलियां खाने के लिए देती है। उसके विचार से ये गोलियां उन्हें स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करती हैं, किंतु उसकी सहेली के विचार से इन विटामिन की गोलियों की आवश्यकता नहीं है। वो विटामिन साधारण भोजन में भी दे सकते हैं। मिनी इससे सहमत नहीं है कि उसके लिए सभी बीमारियों का इलाज केवल विटामिन की गोलियां हैं। देखिए, मैं इस उदाहरण में आपको समझाऊंगी कि गोलियां या किसी भी प्रकार की दवाइयां का सेवन हमें जब करना चाहिए जब हमारा शरीर या हमारी आयु इस तरह की हो गई हो कि वो भोजन में उचित पोषक मात्राएं ना ले पाए, तभी हमें दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। विटामिन की अगर हमें आवश्यकता है तो हम उसे दूध से पूरा कर सकते हैं। हम उसे विभिन्न प्रकार की सब्जियों, हरी सब्जियों से, कि हरी सब्जियों और फल में भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, हम उनसे अपने भोजन में उनकी मात्रा बढ़ाकर उन्हें हम विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण, 5 वर्षीय राजू टेलीविजन देखने का शौकीन है। वह खाद्य पदार्थों जैसे नूडल्स, पेय पदार्थ, टॉफी, चॉकलेट्स आदि के विज्ञापन प्रतिदिन देखता है। इनसे प्रभावित होकर उन्हें खाने की जिद भी करता है, परंतु माँ उन्हें समझाती है कि ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं, इन्हें वे ज़्यादा पसंद नहीं करना चाहिए, इसलिए माँ उससे नाराज रहती है। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझाती हूँ कि बच्चा जो चीज़ देखता है, बच्चा वही चीज़ मांगता है। सपोज आजकल के ज़माने में या आजकल का जो समय है उसमें पेय पदार्थ, नूडल्स, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, इन सभी चीज़ों को बच्चों की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है। परंतु इन सभी चीज़ों में आप नूडल्स अगर खाना पसंद करते हैं तो नूडल्स को आप उसको पौष्टिक बना सकते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां डालकर उसे पौष्टिक बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के उसमें दालें डालकर आप उसे पौष्टिक बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चे का जो
टेस्ट है वो भी डेवलप होता है, और बच्चे की जो खाने की इच्छा है, जो उसका स्वाद है, जो उसकी पसंद है, या जो हम कहें जो उसका मानसिक स्तर बन चुका है, वो भी संतुष्ट होता है, और वो भोजन जो वो खाता है वो शरीर में पूर्ण रूप से हमारे शरीर को विकास की तरफ बढ़ाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा सरला ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी सास ने उसे तिल के लड्डू, पंजीरी और घी खाने को कहा। उसका मानना है कि जो छोटा बच्चा होता है या जो हमारा शरीर होता है, मतलब किसी भी बच्चे को जन्म देने के बाद जो शरीर होता है, उस शरीर में हम उसको स्तनपान कर सकते हैं, और सरला उसकी जो सास है वो कहती है कि जो स्तनपान कराना है वो अपने शरीर को खराब करना है। देखिए, यहीं पर मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगी कि हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न तरह के पोषक तत्व होते हैं, उन सभी पोषक तत्वों को कंप्लीट और उन सबको पूरा करने के लिए हमें देखा जाता है कि हम चिकनाई युक्त पदार्थों का सेवन कम करें। परंतु जब एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस जन्म देने के बाद वो उसके शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। उस शरीर के अंदर उसको विभिन्न तरह की चिकनाई, विभिन्न तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन ऊर्जाओं को लेने के लिए हमें विभिन्न तरह के पौष्टिक तत्वों का आवश्यकता होती है। उनमें हमारी पंजीरी है या घी है, ये सभी चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। इन्हीं चीज़ों से शरीर के अंदर जो दूध है, यानी जो पोषण, जो स्तनपान कराने की क्षमता है, वो भी बढ़ती है। अब आता है भोजन का आर्थिक पहलू। भोजन का आर्थिक पहलू इस तरह का होता है कि